प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों आप मुझे लेट्स क्रैक बीए चैनल पर देख पा रहे हैं। मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ इस परिप्रेक्ष्य में कि आपकी पढ़ाई जो है और भी सरल और सुगम बन पाए और आप जो है और भी सरलता और सुगमता से सारी चीज़ों को समझ पाएँ और सारी चीज़ों को जो है आप तक स्पष्ट रूप से पहुँचाई जाए। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने आज एक और नया मुद्दा लिया है जो है भूगोल में पुनर्जागरण काल का, यानी रेनेसेंस पीरियड। ठीक है, तो इस पीरियड के बारे में हम बात करेंगे, इस काल के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि जब 13वीं शताब्दी, तीसरी शताब्दी का जो है उदय हुआ, तीसरी शताब्दी जब अस्तित्व में आई, उस प्रारंभ हुई, उस समय रोमन साम्राज्य के पतन हो जाने के कारण जो है कुछ ऐसे ईसाई धर्मावलंबियों का जो है धर्म का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने जो है हर एक चीज़ पर, हर एक साहित्य पर, विज्ञान पर, भूगोल पर, यानी हर एक विषय पर लगभग सब पर जो है अपना प्रभाव डाला। ईसाई धर्मावलंबियों ने एक पुस्तक बनाई जिस पुस्तक में का नाम उन्होंने बाइबल रखा, और बाइबल पुस्तक के अनुसार उन्होंने जो है यह दर्शाया कि पृथ्वी तस्तरीनुमा है, ना कि गोल है, और यह भी दर्शाने का प्रयास किया है कि पृथ्वी में जेरूसलेम है, मध्य में स्थित है। पृथ्वी चारों तरफ से जो है समुद्री से घिरी हुई है, समुद्री पानी से घिरी हुई, समुद्री जल से घिरी हुई है। और यह दर्शाने का उस समय के मानचित्र को टीनो का मानचित्र कहा जाता था। आपको मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप उसने उस वीडियो को देखा है और उसको बहुत ही स्नेह दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा प्रयास जो है सफल हो रहा है। आप लोग मेरे प्रयास को जो है सराह रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत आनंद का बात है, आनंद का विषय है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो है भूगोल में जब अंधकार यानी डार्क एज जब समाप्त हुआ, तो डार्क एज समाप्त कब हुआ वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि डार्क एज जो है वो 12वीं शताब्दी में समाप्त हुआ। और ईसाई धर्मावलंबियों का धर्म का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्होंने हर एक चीज़ पर अपनी कब्ज जमा ली थी। उन्होंने हर एक चीज़ों को जो है अपने मतानुसार चलाने के लिए जो है बाध्य कर रखा था। ठीक है, और वो यही चाहते थे कि मतलब बस जो हम कहें वही सार्वभौम है, बाकी कोई चीज़ जो है इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में जो है और कोई चीज़ उपस्थित है ही नहीं। जो हमारी बाइबल में उपस्थित है वही चीज़ संपूर्ण विश्व है और संपूर्ण पृथ्वी वही है। ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने जो है साहित्य और विज्ञान पर भी अपना दुष्प्रभाव डाला था। तो इस विषय पर हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ही लिया है। अब हम समझते हैं पुनर्जागरण काल क्या होता है। अंधकार युग यानी डार्क एज तो हमने समझ लिया कि डार्क एज में ईसाई धर्मावलंबियों का जो है धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, इसलिए जो है भूगोल में जो खोजें होनी चाहिए थी वो खोजें जो है प्रतिबंधित हो गई और वो खोजें नहीं हो पाई, जिस कारणवश जो है भूगोल में अंधयुग यानी डार्क एज के नाम से एक काल जो है आया, अस्तित्व में आया, या कह सकते हैं एक काल ऐसा रहा। तीसरी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का एक काल, तीसरी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का एक काल ऐसा रहा जो अंधकार युग के नाम से जाना गया। ठीक है, ये यहाँ तक की सारी बातें आपको मैं आशा करता हूँ क्लियर होंगी। चलिए ठीक है, इसके आगे समझ लेते हैं। भूगोल में पुनर्जागरण काल का जो प्रारंभिक समय है वो 1250 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का काल है, यानी समय है। ठीक है, 1250 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का जो समय है वही जो है भूगोल में शताब्दी का जो समय है वही भूगोल में क्या कहलाता है, पुनर्जागरण काल कहलाता है। ठीक है, बस इतना स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो है जब अंधयुग का प्रारंभ हुआ और अंधयुग के प्रारंभ होने के बाद जब अंधयुग समाप्त हुआ तो पुनर्जागरण काल का उदय हुआ। 50 वर्ष पूर्व पुनर्जागरण काल का उदय हुआ। ठीक है, इतना समझ लेना हमारे लिए पर्याप्त होगा। 1250 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का जो समय काल था वो भूगोल में पुनर्जागरण का समय काल कहा जाता है।
अंधकार युग के बाद खोजें प्रारंभ नहीं, यहाँ हमने जो है हाँ प्रारंभ हुई। ठीक है, पुनर्जागरण काल में क्या हुआ कि तरह तरह की अन्वेषण होने लगे, तरह तरह की चीज़ें समझ में आने लगी कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, सारी चीज़ें अस्तित्व में आने लगी। जब वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो मुझे आशा करता हूँ आप लाइक करेंगे, और आनंद तो आपको अत्यधिक आ रहा होगा। मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि आपको कोई बोरियत महसूस ना हो। तो जो है इसी परिप्रेक्ष्य में जो है तरह तरह की खोजें की जाने लगी, तरह तरह के चीज़ों के विषय में खोजा जाने लगा, और हर एक चीज़ के विषय में जो है जाना या जाने लगा। ठीक है, तो हुआ ये कि यहाँ से कोई ऐसे विद्वान, कई ऐसे जो है हुए यात्री हुए जिन्होंने कई भौगोलिक परिदृश्यों का, भौगोलिक भूमियों, भूदृश्यों का, भौगोलिक महाद्वीपों, द्वीपों का आदि का जो है आदि की जो है खोज की, उन्हें अस्तित्व में लाया। वस्तुतः इसमें एक नाम बहुत ज़्यादा प्रचलन में आता है वास्को डिगामा का, जिसे कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की। तो भारत की खोज वस्तुतः उसने की, ये कहा जा सकता है कि उसने की भारत की खोज। वो केरला में आया हुआ था, पहली बार उसने केरला में कालीकट नामक एक बंदरगाह पर वो उतरा था, पर वह समुद्री मार्ग से होते हुए वो आया हुआ था। पर ये नहीं कहा जा सकता कि उसने भारत की खोज की, भारत कहीं खोया हुआ था, भारत को उसने ला करके सब विश्व के समक्ष जो है उपस्थित किया। ठीक है, हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग से जो है कोई रास्ता नहीं था, तो वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत में आया। ठीक है, वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत में आया, यही उसका जो यही उसकी जो है उपलब्धि। में मुझसे मैप नहीं बनता, नहीं मैं आपको स्पष्ट रूप से बना के दिखा देता। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ स्पष्ट किया है, हो सकता है मेरा प्रयास जो है वो, ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप को हमने दर्शाया हुआ है जिसमें भारत भी सम्मिलित है, और ये यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप से होते हुए यहाँ भारत के यहाँ केरला में आया हुआ था, सॉरी यहाँ केरला में आया हुआ था। और यहाँ केरला में आकर के उसने जो है राजा से जो है वहाँ के राजा से मुलाकात की, और मुलाकात करके उनसे जो है मसालों की मांग की, और वो मसाले लिया, और मसाले लेकर के वो भारत से जो है 3-4 नावों पर लेकर गया। चलिए ठीक है, वो बात की बात है। पहले हम ये देख लेते हैं, मार्को पोलो के द्वारा कोरियाई क्षेत्र यानी पश्चिमी और पूर्वी एशिया का खोज इसी काल में किया गया था। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी एशिया का जो है के क्षेत्रों का खोज यानी कोरियाई जो क्षेत्र है, चीन जैसे क्षेत्र जो है, उनकी खोज जो है इन्हीं मार्को पोलो के द्वारा की गई। मार्को पोलो ने ही पूर्वी और पश्चिमी एशिया की खोज की। उसके बाद दूसरा नाम आता है कोलंबस का। कोलंबस द्वारा पश्चिमी दिशा की यात्रा की गई और अमेरिका की खोज की गई। कोलंबस भी इसी उद्देश्य से निकला था कि वो भारत की जो है खोज करे, और वो भारत की खोज करने के प्रक्रम में जब वो यहाँ से यूरोप से निकला, तो यूरोप से हवा का बहाव ज़्यादा होने के कारण वो पश्चिमी भाग में जा पहुँचा। अब जब पश्चिमी भाग में जा पहुँचा तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि अमेरिका ये जो है अमेरिका जो महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप में वो पहुँचा, और अमेरिका महाद्वीप में जो है उसने वहाँ देखा, वहाँ के मनुष्यों की जो है स्वरूप और संरचना को अलग देखा भारत के लोगों से। तो उसने वहाँ के लोगों को रेड इंडियन की संज्ञा दे दी, और ये कह दिया कि यही इंडिया है, यही भारत है, और उसके बाद वहीं से पर बात उसने समाप्त कर दी। ठीक है, पर वास्तविकता तो ये थी कि उसके बाद जो है हमने बताया कि आपको कोलंबस के बाद जो है कोलंबस ने प्रयास किया था भारत की खोज करने के लिए, पर हवाओं का जो है तेज बहाव होने के कारण ये जो है अमेरिका पहुंच गया था। ठीक है, अच्छा उत्तरी अमेरिका पहुंच गया था। अब आइए समझ लेते हैं, उत्तरी नहीं दक्षिणी अमेरिका शायद पहुंचा था। तो अब आइए समझ लेते हैं वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, पर वो कैसे की, समुद्री मार्ग से की। ठीक है, समुद्री मार्ग से वो भारत में आया, और भारत में आकर के उसने जो है अपना व्यापार चमकाने के लिए जो है वो भारत में आया हुआ था, और उसका कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ ये उद्देश्य था कि मेरा जो है व्यापार चले, मेरा यूरोप जो है वो धनी हो जाए, मेरा जो सोवियत संघ है उसमें जो है वृद्धि हो,
उसकी जो है आर्थिक वृद्धि के लिए वो आया हुआ था, और वो मसालों की खोज के लिए फर्न, इसमें एक और नाम आते हैं वास्को डी गामा के बाद, फर्डिनेंड। ये नौ संचालन द्वारा संपूर्ण विश्व के, इन्होंने संपूर्ण विश्व समेत भारत के भी नौ संचालन द्वारा जो है यात्रा की थी। इसमें जो है हम इन सब चीज़ों, इन सारे यात्रियों के जो है एक एक करके इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम केवल बस इतना समझना चाहते थे कि पुनर्जागरण से आशय क्या है। ठीक है, तो पुनर्जागरण से आशय इतना ही है कि अंधकार युग के समाप्त हो जाने के पश्चात जो काल प्रारंभ हुआ उसे ही जो है पुनर्जागरण काल माना गया, कहा गया, जिसमें तरह तरह के अन्वेषण, खोजें, द्वीपों महाद्वीपों की खोजें और धातुओं की खोजें आदि खोजें प्रारंभ हो गई, और उन्हीं खोजों के कारण जो है यह काल पुनर्जागरण काल कहलाया। भूगोल में पुनर्जागरण काल आया अस्तित्व में। ठीक है, तरह तरह से जब सबको स्वतंत्रता मिली, सब लोग स्वतंत्र हुए, तो सारे भूगोलवेत्ता, सारे यात्री, सारे खोजी, ठीक है, तरह तरह की खोज करने लगे, और उन खोजों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पाया और बहुत सारी चीज़ों से जो है विश्व को परिचित कराया। इतना आप लिख देंगे अगर अपने एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया कि फर्डिनेंड ने जो है नौसंचालन से के द्वारा भारत समेत संपूर्ण विश्व की जो है क्या की थी, यात्रा की थी, और उसने जो है संपूर्ण विश्व को जाना था नौसंचालन द्वारा। इसमें कैप्टन कुक का भी योगदान है, कोपरनिकस का भी योगदान है। इन दोनों के हमने योगदानों को नहीं लिखा है क्योंकि इन दोनों के योगदानों को हम विस्तृत रूप से समझ नहीं सकते, छोटे शब्दों में समझ नहीं सकते, हमें विस्तृत रूप से समझना होगा। तो विस्तृत रूप से समझने के लिए इसके बाद भी हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसपे एक एक करके हम सारे जो है विद्वानों, सारे यात्रियों के विषय में मार्को पोलो से प्रारंभ करके कैप्टन कोपरनिकस तक हम जाएंगे, और सबके विषय में हम समझना प्रारंभ करेंगे। एक एक करके सबके विषय में हम समझ लेंगे कि किसने क्या खोजा था, कैसे खोजा था, और कहाँ से वो कहाँ तक की यात्रा उन्होंने की थी। ये सारी चीज़ें स्पष्ट करा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा यही है आपसे कि आपको जो है ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी, और यदि ज्ञानवर्धक लगी है तो आप अपेक्षा करूँगा कि आप अवश्य ऐसा कार्य करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।